गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं दिनेश सिंह। आज मैं 7वीं कक्षा को गणित विषय के अंतर्गत पाठ 3 आंकड़ों का प्रबंधन उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। आप लोग उसे ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करें। देखिए, जो आंकड़ों का प्रबंधन है तो सबसे पहले बात आती है कि आंकड़े क्या हैं। आंकड़े एकत्रित किए गए संख्यात्मक मान, एकत्रित किए गए संख्यात्मक मान हमारे आंकड़े कहलाते हैं, या उसी को हम डाटा कहते हैं। एकत्रित किए गए संख्यात्मक मान हमारे आंकड़े कहलाते हैं, या उन्हीं को हम डाटा कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जैसे हम क्लास में बच्चों का टेस्ट लेते हैं तो उसमें जो कॉपियां आती हैं उनको हम चेक करने के बाद जो मार्किंग प्राप्त होती है लिस्ट में हम उसे चढ़ा देते हैं। तो उस तरह से हमारे टेस्ट के जो नंबर हैं वे एक प्रकार से आंकड़े कहलाएंगे। तो एकत्रित किए गए संख्यात्मक मानों को हम आंकड़े कहते हैं। अब इसके बाद आता है प्रबंधन। प्रबंधन का मतलब सुचारू रूप से चलाने के लिए एक कमेटी होती है, प्रबंध कमेटी जिसे हम कहते हैं। जैसे विद्यालय हमें चलाना है तो विद्यालय में एक कमेटी है जो विद्यालय को सुचारू रूप से चलाने में मदद करती है। जैसे शिक्षक, प्रिंसिपल, अध्यक्ष, अन्य लोग होते हैं जो इसकी देख रेख करते हैं और विद्यालय सुचारू रूप से चलता है। तो उसी प्रकार आंकड़ों का प्रबंधन है कि आंकड़ों को हम सुव्यवस्थित संगठित रूप में करते हैं, जिसे हम आंकड़ों का प्रबंधन करते हैं। जो हमारे ये आंकड़े एकत्रित हुए हैं उन्हें हम व्यवस्थित करते हैं। व्यवस्थित हम कई प्रकार से करते हैं, आरोही क्रम में कर सकते हैं, अवरोही क्रम में कर सकते हैं, या अन्य किसी माध्यम से कर सकते हैं। तो इस चीज को हम आंकड़ों का प्रबंधन कहते हैं। तो अब हम तो इसके बारे में आप लोग पिछली कक्षा में 6 में आप पढ़ चुके हैं कि आंकड़ों के एकत्रित करना, उनको सारणीबद्ध करना, उन्हें दंड आलेख के रूप में प्रस्तुत करना, आंकड़ों का संग्रह, आलेखन, प्रस्तुतिकरण इत्यादि हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। आपने आंकड़े और आलेख
समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, टेलीविजन और अन्य साधनों में देखा होगा। देखिए, आंकड़ों को हम जो कलेक्ट करते हैं उसे हम बारंबार का सारणी बनाते हैं और सारणी से फिर हम उसे आलेख के रूप में, चित्रालेख और डंडा आलेख के रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो ये सभी चीजें हम कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं। अब आता है प्रतिनिधि मान। प्रतिनिधि मान प्रतिनिधि मान, तो प्रतिनिधि मान क्या है ये भी आपको जानना जरूरी है। आप औसत शब्द से अवश्य परिचित होंगे तथा अपने दैनिक जीवन में औसत शब्द से संबंधित निम्नलिखित प्रकार के कथनों को अवश्य सुने होंगे। जैसे ईसा अपनी पढ़ाई पर प्रतिदिन औसतन 5 घंटे का समय व्यतीत करती है। इस समय वर्ष का औसतन तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। मेरी कक्षा के विद्यार्थियों की औसत आयु 12 वर्ष है। तो इन शब्दों में औसत शब्द का प्रयोग हो रहा है। और भी शब्द हैं। एक स्कूल की वार्षिक परीक्षा के समय विद्यार्थियों की औसत उपस्थिति 98% थी। तो इस प्रकार हम यह अनुभव करते हैं कि औसत एक ऐसी संख्या है जो प्रेक्षणों या आंकड़ों के एक समूह के केंद्रीय प्रवृत्ति को निरूपित करती है। औसत क्या है? औसत एक प्रकार की ऐसी संख्या है जो प्रेक्षणों या आंकड़ों के एक समूह को केंद्रीय प्रवृत्ति के रूप में निरूपित करती है, क्योंकि औसत सबसे अधिक और सबसे कम मूल्य के आंकड़ों के बीच होता है। इसलिए हम कहते हैं कि औसत आंकड़ों के एक समूह की केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक है। इनमें से एक हमारा अंगअर्थी माध्य या समांतर माध्य है। केंद्रीय प्रवृत्ति के अंतर्गत हमको समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक के बारे में समझना है। तो देखते हैं हम कि गणितीय माध्य या समांतर माध्य एक ही चीज है। तो आप ये समझ गए होंगे कि सबसे पहले हमने बताया आंकड़े क्या है। आंकड़े एकत्रित किए गए संख्यात्मक मान है जो कि किसी भी रूप में हम एकत्रित करते हैं। तो ये हमारे प्रदत्त डाटा या आंकड़े कहलाते हैं। आंकड़े 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक आंकड़े, द्वितीयक आंकड़े। इसके बाद प्रबंधन है कि आंकड़ों को हम किस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं जिससे वे सुव्यवस्थित संगठित हों। और इसके बाद है प्रतिनिधि मान। प्रतिनिधि मान में आप औसत शब्द से परिचित हैं। कई जगह औसत का उपयोग होता है। तो औसत जो होता है सबसे बड़े और सबसे छोटे के मध्य होता है, इसलिए हम प्रतिनिधि मान को केंद्रीय प्रवृत्ति या केंद्रीय मान भी कहते हैं। केंद्रीय मान के अंतर्गत 3 चीजें आपको पढ़ना है, समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक। तो सबसे पहले आता है अंगअर्थी माध्य या समांतर माध्य।
बढ़ती मान या समांतर मान, ये क्या है, हम कैसे ज्ञात करते हैं ये आपको देखना है। आंकड़ों के एक समूह के लिए अधिकांशतः प्रयोग किए जाने वाला प्रतिनिधि मान अंगगति माध्य या संक्षेप में माध्य भी कहते हैं। देखिए हम किस तरह से एकत्रित करते हैं अब, या इसको हम किस तरह से दर्शाते हैं और हल करते हैं, ये हम आपको बताते हैं। तो समांतर माध्य, यहाँ पर समांतर माध्य बराबर होता है आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, ये इसका सूत्र होता है समांतर माध्य का। आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। अब हम एक एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं कि हम कैसे इसको निकालते हैं। देखिए आशीष 3 क्रमागत दिनों में क्रमशः 4 घंटे, 5 घंटे और 3 घंटे पढ़ता है। उसके प्रतिदिन पढ़ने का औसत समय क्या है? जो आशीष है वह प्रतिदिन माने क्रम से 3 दिनों में, क्रमागत 3 दिनों में क्रमशः 4 घंटे, 5 घंटे और 3 घंटे पढ़ता है। उसके प्रतिदिन पढ़ने का औसत समय क्या है? तो समान आशीष 3 क्रमागत दिनों में क्रमशः 4 घंटे, 5 घंटे और 3 घंटे पढ़ता है। तो वह प्रतिदिन औसत कितने घंटे पढ़ता है? यहाँ पे औसत और हमारा अंगगति माध्य या मान और हमारा समांतर माध्य लगभग एक ही है। समांतर माध्य को हम इंग्लिश में शॉर्ट में एम लिखते हैं। एम का मतलब है अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक्स मीन समांतर माध्य। तो समांतर माध्य बराबर हो गया आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। तो अब देखिए यहाँ पे अगर हम समांतर माध्य निकालें तो समांतर माध्य बराबर हो जाएगा आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या।
ये हमारे आंकड़े हैं 4 घंटे, 5 घंटे और 3 घंटे। तो आंकड़ों का योग पहले 4 घंटे प्लस 5 घंटे प्लस 3 घंटे बटा आंकड़े, आंकड़ों की संख्या, आंकड़े हमारे कितने हैं 1 2 3, तो बटा हम 3 कर देंगे, ये बराबर हो जाएगा 5 4 9 3 12 घंटे बटा 3 काट देंगे 3 को 12। तो औसतन वो प्रतिदिन 4 घंटे पढ़ता है। इस तरह से हम माध्य निकाल लेते हैं। यहीं पर हम एक चीज को और समझ लेते हैं, प्रसार या पर्सन। प्रसार या परिसर। प्रसार माना होता है फैलाव, कि कहां तक फैला हुआ है। परिसर, परिसर का मतलब एक निश्चित जगह। तो यहाँ पर यदि हम किसी का प्रसार या परिसर ज्ञात करते हैं तो परिसर बराबर होता है अधिकतम मान ऋण न्यूनतम मान, माने जो उसका सबसे छोटा मान है और सबसे बड़ा मान है, उनके अंतर को हम परिसर कहते हैं। या आप दूसरे भाषा में ये कह सकते हैं अधिकतम मान और न्यूनतम मान के अंतर को हम परिसर कहते हैं। अब आपको प्रश्नावली 3.1 देखना है कि 3.1 क्या है। तो प्रश्नावली 3.1 में आप दूसरा सवाल देखें। प्रश्नावली 3.1 का दूसरा सवाल। तो दूसरे सवाल में आपको, आप अपने किताब में ध्यान दें। दूसरा सवाल प्रश्नावली 3.1 कक्षा के एक मूल्यांकन में प्राप्त किए गए निम्नलिखित अंकों को एक सारणीबद्ध रूप में संगठित कीजिए। कह रहा है तो देखिए जो आंकड़े हैं हमारे वो ये हैं। अच्छा 4 6 7 5 3 5 4 6 7 5 3 5 4 5 2
6 2 5 9 6 5 देखिए यहाँ 20 अंक हमारे दिए हुए, इन 20 अंकों को हमें सारणीबद्ध करना है। सारणीबद्ध हमने आपको पिछली कक्षा 6 में पढ़ाया था, फिर आप यहाँ पर फिर देख सकते हैं। पहले अंक, मिलान चिन्ह और यहाँ पे बारंबार का मतलब कौन सा अंक कितनी बार आया। तो अब देखिए अंक हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हम मान लो। अब देखिए हम इसको पहले मिलान चिन्ह कैसे बनाते हैं आप तक चैनल पढ़ चुके हैं, फिर से देखेंगे। 4 है तो 4 के सामने 1 निशान लगाया, 6 है तो 1, 7 है तो 1, 5 है 1, 3 है 1, 5 12 आ गया, 5 के आगे 1 और लगा देंगे। इसके बाद 4 है, फिर 5 है, फिर 2 है, 6 2 5, 1 9 6, 1 9 6, 5 8 4। अब 5 देखो 5वीं बार आता है तो इसको हम एक क्लास लगा देंगे। इस तरह से 5 का बंडल बना देते हैं। 5 8 4 6 फिर 4। अब इसको देखिए 1 1 बार आया, 2 2 बार आया, 3 1 बार आया, 4 3 बार आया, 5 5 बार आया, 6 4 बार आया, 7 2 बार आया, 8 1 बार 9 1 बार। इसका अगर हम टोटल करें तो टोटल हमारा 20 आएगा। 1 2 3 4 3 7 5 12 4 16 17 18 19 20। इसके माने ये हमारी सारणी सही बनी है। अब देखिए इसके बाद क्या कहता है, सबसे बड़ा अंक कौन सा है। सबसे बड़ा अंक देखिए 9 है और सबसे छोटा अंक हमारा 1। सबसे बड़ा अंक 9 और सबसे छोटा अंक 1। अब इसका परसर ज्ञात करना है तो परसर ज्ञात कर लीजिए। परसर क्या होता है, अधिकतम मान ऋण न्यूनतम मान। तो अधिकतम मान सबसे बड़ा है 9 और सबसे छोटा है 1। इसको घटा देंगे तो परसर आ जाएगा हमारा 8।
इसके बाद ये कह रहा है कि गणितीय माध्य ज्ञात कीजिए। गणितीय माध्य या समांतर माध्य या अवसाद, ये तीनों हमारे एक ही हैं। तो देखिए AM क्या हो जाएगा, इन सभी को हम जोड़ देंगे, आंकड़ों का योग। देखिए जोड़ लीजिए, 4 6 10, 4 17, 5 22, 3 25, 5 30, 4 34, 5 39, 40, 41, 6 47, 2 48, 5 53, 54, 6 60, 63, 6 69, 71, 4 74, 74, 80, 82, 86, 86, 92, 99 माने आंकड़ों का योग हो गया 99। 4 6 4 10, 4 17, 5 22, 3 25, 5 30, 4 34, 5 39, 4 47, 6 47, 50, 55, 55, 5 7 67, 67, 570, 87, 87, 100 मानिए टोटल हमारा 100। अब इसको काट देंगे तो AM बराबर हो जाएगा 20 यानी कि 5। ये हमने आपको डायरेक्ट जोड़ दिया है, आप यहाँ पर करके लिख सकते हैं और उनको जोड़ सकते हैं। अब तीसरा सवाल है, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। तीसरा सवाल देखिए, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य। तो माध्य बराबर हो जाएगा आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। प्रथम 5 पूर्ण संख्या, आप पूर्ण संख्याएं जानते हैं। पूर्ण संख्या में आपको मालूम होना चाहिए कि जब हम प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल कर लेते हैं तो वे हमारी पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं कौन हो जाएंगी, 0 + 1 + 2 + 3 + 4 बटा कितनी है संख्याएं 5, आ गया हमारा 10 बटा 5 यानी कि 2। तो प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य जो है वह 2 आया। इसी तरह एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 8 पारियों में निम्नलिखित रन बनाए। उनके रनों का जो 8 पारी उसने खेला और 8 पारी में उसने जो रन बनाए वे दिए गए हैं, आप उनका माध्य ज्ञात करना है। तो चौथा सवाल है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 8 पारियों में निम्नलिखित रन बनाए। उसके जो रन है वे हैं 58 पहली पारी में, दूसरे में 76, तीसरे में 40, चौथे में 35, पांचवें में 46, सातवें में 50,
पांचवें में 46, छठवें में 50, सातवें में 0 पे आउट हो गया और 8वें में 100। इस तरह से उस खिलाड़ी ने 8 पारी में रन बनाया। अब वे कह रहा है कि मार्ग इसको रन ज्ञात कीजिए। मार्ग इसको उसका मार्ग ज्ञात करना है, मान लो समांतर मार्ग निकालना है तो समांतर मार्ग बराबर हो जाएगा समांतर मार्ग, या इसी को हम मार्ग ये कह सकते हैं। तो आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। तो देखिए इन सबको हम बोल देंगे 58 प्लस 76 प्लस 40 प्लस 35 प्लस 46 प्लस 50 प्लस 0 प्लस 100 और बटा 8, क्योंकि हमारे आंकड़े 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इनको जोड़ लीजिए, कितना है? तो अगर आप ऐसे जोड़ें तो 8 6 14 5 19 6 25 5 दो हासिल 5 2 7 7 14 4 18 3 21 21 और 4 25 5 30 3 हासिल 3 में 4 आया 4 से 5। आप ऐसे भी माने ये शून्य जो है ये भी एक बारी काउंट होगी तो नंबर में वो ऐसे भी रख के जोड़ सकते हैं 58 76 40 35 46 50 0 100। तो 8 6 14 5 19 6 25 2 से 5 7 7 14 4 18 3 21 4 25 3 1 4 तो अगला देखिए 4 बटा 8 का भाग दे देंगे तो देखिए 8 5 4 12 5 भाग नहीं जा रहा दर्जन से लगाया 0 का दशमलव लगाया 8 संग 48 8 2 16 8 4 माने आ जाएगा 50.625। ये हमारा इसका माध्य हो जाएगा। तो इस तरह से आज आपको ये प्रश्नावली करना है, आप इनको करिएगा, निश्चित ही आपको समझ में आई होगी। अगर ना आई हो तो जब विद्यालय खुलेगा आप विद्यालय आएंगे उस समय आप अपनी समस्या रखेंगे तो हम निश्चित ही आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। धन्यवाद। आपको घर में प्रश्नावली जो है रिवीजन करना है और इस पाठ को थोड़ा देखना है।